तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मुझे ऐसे ही दोनों हाथों से गले लगा लिया। वो कह रहे थे कि मतलब वर्मा जी, ये जो अवार्ड है ये भी आपके लिए छोटा है, क्योंकि आपने 3 अंग आपके खराब होने के बाद भी एक पैर से इतना कुछ करा है। एमकॉम, एलएलबी, बीएड और सब पैर से ही लिख करके किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब विज्ञान भवन में खाना खाया था मैंने, तो वो वैसे मेरे पास से निकले, तो उनके लिए, प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी अच्छी वीआईपी व्यवस्था भी अलग रहती खाने खाने। तो वो नहीं कि वहाँ खाना नहीं खाऊंगा, मैं इनके साथ बैठ के खाना। हाँ, 2007 में जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, तो उस समय भी मतलब मैं एक पैर से चल के नेशनल अवार्ड लेने गया। तो राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल रहता है, राष्ट्रपति सीढ़ी से मतलब स्टेज से उतर के कभी किसी को सम्मानित नहीं करते। मतलब राष्ट्रपति ने सीढ़ियों से उतर करके मुझे सम्मान किया था। मैंने खाना भी अपने पैर से शुरू करा, पैर से रोटी तक बनाई है मैंने। सुबह से बैठता था तो शाम को सारे होमवर्क पैर से लिख करके पूरा करता था। आपको न्यू बता दूं कि मैं लिख सकता हूं तो आप सेटिस्फाई होंगे नहीं। आपको मैं एक चौक लेकर के अस्पताल की दीवार पर लिख के बता दूंगा। प्रयास कर, ट्राई एंड ट्राई वी विल सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट रहेंगे वो इंस्पिरेशन है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के। एक प्रेसिडेंट उनके लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़ती है और बड़े बड़े अधिकारियों और हजारों बच्चों के इंस्पिरेशन मिस्टर सिद्धार्थ वर्मा जी। तो आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि कैसा उनका माइंडसेट है, कैसे हमें अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है और उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। तो लेट्स आवर शो बिगिन। मेरा नाम सिद्धार्थ वर्मा है और 1 जनवरी 1964 को मेरा जन्म एक छोटे से गांव करजू में हुआ। जब मैं 5 साल से ऊपर का हुआ तो अन्य बच्चों को देख करके मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि मैं भी इनकी तरह स्कूल जाऊं और मैं भी पढ़ूं लिखूं। मैंने कोशिश की, लेकिन वहाँ पर क्या, गांव में कोई सुविधा थी नहीं उस समय। ना लाइट थी, ना बिजली थी, कुछ नहीं होता। तो हुआ क्या कि फिर मैं 2 साल मुझे एक कोच के रूप में घर पे दिया गया कोचिंग। इसके बाद मुझे स्कूल में दाखिला मिला। अन्य बच्चों को देख करके मैं पैर से ही पेन पकड़ के लिखना शुरू करा। मैंने पेन से ही, पेन से पट्टी से। इसके बाद जो ईश्वर की कृपा हुई माँ सरस्वती की, तो मैंने पढ़ना शुरू करा। मैं क्लास में हमेशा अव्वल ही रहा और मैंने 8वीं वहाँ करजू गांव से एक प्रतिभावान छात्र के रूप में पास की। और जो बच्चे वहाँ अच्छे नंबर से पास होते हैं उनके लिए फिर क्या होता है कि यहाँ जिला स्तर पे एक परीक्षा होती थी उस समय। वो परीक्षा मैंने क्रमांक 1 से पास की और फिर मुझे हॉस्टल मिल गया। सर, जैसे आपका जो सफ़र शुरू हुआ था उसमें जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो कुछ समझने लगता है, तो जब आपने औरों के मुकाबले अपने आप को कमज़ोर समझने वाली भावना जो सबको आ जाती है, वो आपको उस टाइम आई थी? देखो, मेरा क्या रहा है शुरू से कि मैंने जीवन में अपने आप को कमज़ोर तो समझा ही नहीं। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मैंने हर समस्या का हल उसको कैसे निकाल सकते हैं उस तरीके से मैं अपने आप को सब काम कर लेता हूँ। मैंने खाना भी अपने पैर से शुरू करा। खाना भी मैं अपने स्वयं पैर से ही खाता हूँ, चम्मच से। अच्छा, कितनी उम्र से मतलब आपने खाना शुरू कर दिया था? खाना मैंने शुरू कर दिया था 6 साल की उम्र से, पैर से। शुरू में आपको दिक्कतें आई होगी? शुरू में तो फिर वो छोटे बच्चों को उनकी माँ वगैरह खिलाती हैं, पर फिर मैंने अपने पैर से लिखना मतलब खाना भी शुरू कर दिया था, लिखना भी शुरू कर दिया था। मैं अपने काम स्वयं कर लेता हूँ। 6 साल के जब आप थे, जब भी आप स्कूल में एडमिशन ले लिया था आपने? हाँ, मैं 6 साल का था। मैंने मतलब 6 साल के बाद 2 साल बाद मुझे एक घर पे कोच लगाया गया। हाँ, घर पे 2 साल उनने मुझे कोचिंग दी और मतलब कैसे लिखते हैं ऐसा सब सिखाया। और इसके बाद मैं 7 साल 8 साल की उम्र में करीब स्कूल जाने लगा। अच्छा, उस टाइम सर जो आपने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था या? मैंने डायरेक्ट तीसरी क्लास में एडमिशन। तीसरी क्लास में लिया था। अच्छा, मतलब आपके जीवन में जैसे आपने बताया कि
कोच आपके लिए लगाए गए थे, तो मतलब आपके माता पिता का जो योगदान है आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा रहा होगा। माता पिता की इच्छा थी कि मैं जीवन में मतलब आगे पढ़ूँ। उन्होंने मुझे ऐसा समझा ही नहीं कि ये दिव्यांग है, उनके मन में ऐसा था ही नहीं। उन्होंने तो मुझे सामान्य व्यक्ति की तरह पाला पोसा और सामान्य व्यक्ति की तरह ही ट्रीट किया। जो आजकल का समय चल रहा है उसमें देखा जाता है कि जैसे कि किसी को भी कुछ डिसेबिलिटी रहती है तो उन्हें बिल्कुल हाथों में रखा जाता है और ओवर ट्रीट करा जाता है। तो मतलब आज ये हमें आपके माता पिता जी से सीखना चाहिए कैसे क्या ट्रीट करना चाहिए बच्चों को। एक्चुअल कंडीशन क्या है, जो बच्चे दिव्यांग रहते हैं उनमें ऐसी मानसिकता भर दी जाती है कि ये कुछ काम का ही नहीं, बेकार है। ऐसे लोग आज के वर्तमान में मतलब यह समय में बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं, पर पेरेंट्स को उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ को जैसे अनुपयोगी को उपयोगी अगर बनाना है, अनुपयोगी चीज़ें उसको उपयोगी अगर बनाना है तो फिर उसमें एक जो व्यक्ति बनाता है उसमें भी ये भावना होना चाहिए और जिनको बनना है उसको उसमें भी ये भावना होना चाहिए। अपना बच्चा ही अगर छोटा है और अगर उसको कहते हैं कि तो निकम्मा है, कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसे ही है, तो फिर उसमें यही भावना आ जाएगी। तब आपको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला, घर पे भी इन्वायरमेंट मिला, पापा मम्मी ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। और फिर आपका एडमिशन होता है स्कूल में, तो आपको वो पहला दिन याद है? हाँ, पहला दिन क्या, मुझे मतलब जैसे मान लो मैं स्कूल गया तो मेरे जितने मेरे सहपाठी थे उनके साथ में, मतलब वो भी जो साथ में खेलने वाले, साथ में चलने फिरने वाले, उनके साथ में स्कूल गया तो मतलब मुझे लगा कि वास्तव में मैं भी इनके समान ही हूँ। और वहाँ जो गुरुजन थे उनका भी मतलब मेरे साथ अच्छा मोटिवेशन रहा। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने मुझे बढ़ा दिया, देखो इसका कपाल कितना चौड़ा है बालक का, बोले वो बहुत अच्छा कर सकता है अगर मान लो थोड़ा सा इसको अपन अगर अच्छी हेल्प करें। तो वो टीचर भी मुझे मालूम है, गुरु भी मेरे को मालूम है कि जो उन्होंने मुझे मोटिवेट करा। मतलब कहीं ना कहीं आप भी जैसे एक गुरु हैं, तो मतलब आपका एक सोर्स, मोटिवेशन का सोर्स, इंस्पिरेशन का भी गुरु जी ही रहे हैं मतलब। उनका मतलब आपके लाइफ में कितना इन्वॉल्वमेंट रहा मतलब शुरू से? अब मेरी लाइफ में उनका तो इतना इन्वॉल्वमेंट है कि जो कुछ जिस जगह पे हूँ मैं, जो मुझे 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है और आज जिस जगह पे मैं पहुँचा हूँ, सामाजिक प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा जो प्राप्त हुई मुझे, वो उनकी देन है सब। और कहीं ना कहीं आपका रुझान भी बच्चों को पढ़ाने में इसीलिए आया है? हाँ, मैंने जब से मैंने गुरुजनों जो सीखा है, मैंने बच्चों में वो चीज़ पहले दी, क्योंकि बच्चों को शिक्षा ही नहीं देना है, हाँ शिक्षा के साथ साथ उनमें संस्कार, और दूसरा क्या है, बच्चों को इंस्पिरेशन कर देना कि अगर मान लो उनमें पढ़ने की ललक आपने भर दी बच्चे में तो फिर वो आगे निकल जाएंगे। एक बार खाली है उनको पढ़ने की आप ललक बना दो बच्चे में। फिर हम वापस वहीं पर आते हैं कि आपने 3rd क्लास में एडमिशन लिया था, तो उस साल से ही आप मतलब हमेशा टॉप करते आ रहे हैं? हाँ, मैं तीसरी से ही मेरा पढ़ने में एक नियम था, मैं हमेशा शाम को 2-3 घंटे रात को पढ़ता था, वो भी चिमनी से। उस समय हमारे यहाँ कोई लाइट नहीं थी, जब तक चिमनी का तेल ख़त्म नहीं होता मैं पढ़ता रहता था। मेरे पापा कहते थे बेटा सो जाओ, ठंड रहती जब भी पढ़ता था। गांव में कोई इतनी सुविधा नहीं थी फिर भी मैं पढ़ता था। और संडे के दिन मेरा एक नियम था, जितने भी होमवर्क थे मेरे, सुबह से बैठता था तो शाम को सारे होमवर्क पेड़ से लिख करके पूरा करता था। अच्छा, आपके टाइम पर जहाँ बात आती है सब्जेक्ट चूज़ करने की, तो वो फिर आपने कौन सी क्लास में होता था? मैंने 9th में सब्जेक्ट चूज करा था। हमारे समय में 9th में होता था, तो मैंने 9th में बायो लिया था अभयपुर में। 9th अभयपुर से की मैंने, 9th 10th तो बायो लिया था। तो हमारे एक सर है सुरेश वर्मा जी, वहाँ पर पाटीदार है, पर वो सुरेश वर्मा जी, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया 1 आध महीने तक। और फिर उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ तेरे को क्या है, बायो में सभी प्रैक्टिकल भी कराते थे, वो मेंढक वेंढक आज चीज करना ये करना, तो उन्होंने कहा तेरे को दिक्कत आएगी, कभी इसमें केमिकल का काम भी होता है तो कभी डूल जाए ऐसा कुछ है, तेरे को दिक्कत आएगी, तू आर्ट ले ले। तो फिर मैंने बोला आर्ट नहीं सॉरी तू कॉमर्स ले ले, तो मैंने कॉमर्स लिया। तो आपको कॉमर्स में भी फिर रुचि आई? कॉमर्स में रुचि से ही पढ़ा मैंने कॉमर्स को। फिर हाँ, 9th 10th मैंने अच्छे नंबर से पास किया अभयपुर से, और फिर 11th में जो क्रमांक 1 में आ गया मैं। अच्छा, आप शाहजहाँपुर आ गए थे? हाँ, क्रमांक 1 नहीं से। अच्छा, आप अकेले आए थे या आपका पूरा परिवार यहाँ शिफ्ट हो गया? परिवार में कुछ नहीं आया, एक मेरा छोटा भाई था वो मेरे साथ रहता था, वो आए थे साथ। हाँ, मतलब उस टाइम एक
जैसे आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, हाँ समझ। उस टाइम मैंने एक बहुत टफ डिसीजन रहा होगा आपके पेरेंट्स के लिए। हाँ, बहुत बहुत टफ डिसीजन, इतना टफ डिसीजन था कि मेरी माँ ने 1 महीना तक ढंग से खाना नहीं खाया था। कि आज सामान्य बच्चा रहता, मेरा खुद का सामान्य बच्चा आज पढ़ रहा है, तो मैं पहले रोज़ पूछता हूँ खाना खाया कि नहीं बेटा, इसके बाद खाना खाते हैं हम। तो मेरी माँ की क्या हालत हुई होगी उससे। फिर मतलब आप घर जाते थे सर, मतलब पेरेंट्स से मिलने उस टाइम? घर क्या, उस समय मेरे पास कोई साधन नहीं था, न कोई 3 पहिए की साइकिल थी, कुछ भी साधन नहीं था। हम तो बस से जाते थे और यहाँ से बड़ौदिया जाते थे, और बड़ौदिया जा कर के वहाँ पर हाट रहता था सोमवार को। वहाँ गांव से कोई की गाड़ी बेल आती थी तो उसमें बैठ जाते थे और गाड़ी बेल से गांव तक जाते थे। कोई सुविधा नहीं थी। संघर्ष तो बहुत करा है जीवन में, बहुत दिक्कत है। आर्थिक रूप से भी हमारे मतलब पिताजी बहुत कमज़ोर थे, तो उन्होंने मतलब उस समय कुछ भी हमको दिला नहीं पाते थे। ये उनकी स्थिति थी कि एक साइकिल दिला दे, ऐसा कुछ उनकी स्थिति थी नहीं पिताजी की। तो हम लोग क्या इस तरह गाड़ी से ही जाते थे। क्या मैंने 8वीं जब पास करी तो करजू से 8वीं पास करी थी, तो उसका केंद्र जो रहता है परीक्षा केंद्र, वो मंडोदा था। वहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता था। एक पैर से मैं चल करके मैंने परीक्षा वहाँ पर मंडोदा केंद्र पर दी, 3 किलोमीटर। अच्छा, उस आप वहाँ तक जा रहे हैं, उसके बाद आपको फिर एग्ज़ाम भी देना है? एग्जाम भी देना है और वापस घर भी आना है? घर भी आना है। अच्छा, और आपके साथ आप अकेले ही जाते थे या? मेरे दोस्त लोग जाते थे सब। हाँ, उस समय कोई साधन थे नहीं, कोई साइकिल वाइकिल ज़्यादा थी नहीं, सब पैदल ही जाते थे, दोस्त लोग जाते थे। अच्छा सर, जैसे कि आपका रुझान एक स्पोर्ट्स में भी रहा है क्या सर कभी? अब एक्चुअल क्या है, स्पोर्ट्स से तो मैंने कभी खेला नहीं, लेकिन जब अभयपुर में थे हम लोग स्कूल में, तो वहाँ पर मैंने चेयर रेस वगैरह, एक पैर से चेयर रेस में भाग लिया था और मैं उसमें प्रथम आया था। अच्छा, मतलब आपका मतलब हर चीज़ में आपका एक गोल रहता है कि मैं टॉप करूं, हाँ, प्रथम हूँ, मतलब एक ये अंदर से ही आपको रहता है कि कुछ भी करना हो तो टॉप ही करना है मतलब। अच्छा, हम फिर पूछते हैं कि आपने बायो लिया, फिर बायो से अपने कॉमर्स में स्विच करा। अब फिर आपने जब तक 11th तक ही मेन क्लास लास्ट तक? हाँ, अच्छा, उसके बाद की फिर क्या कहानी रहती है सर? 11th के बाद मैंने फिर यहाँ BSNL कॉलेज में एडमिशन लिया सन 1982 में, और इसके बाद फिर मैंने BCom किया, प्रथम तृतीय वर्ष। तो 1985 में मेरा BCom हो गया। उस समय मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि कॉलेज में थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ता है, तो प्रॉपर रूप से 3 घंटे में मेरा हो नहीं पाता था। तो मैंने यहाँ कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, तो उन्होंने कि भाई ये काम हमारे पास मतलब संभव नहीं है क्या। फिर मैं भोपाल गया, KM चांडी थे उस समय राज्यपाल, चांडी जी से मिला। चांडी जी ने कहा कि भाई आपका जो एप्लीकेशन है मैं रख के ले जाता हूँ, और जब कुलपतियों की जब ये मीटिंग होएगी उसमें मैं रखूँगा इसको, क्योंकि हम भी नहीं कर सकते इसको समय को। यह जरूर नियम है कि जो कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है उसको एक मतलब राइटर मिल जाता है, लिखने वाला, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि उनको 1 घंटा अतिरिक्त दिया जाए, ऐसा नियम पहले था नहीं। फिर चांडी जी जो राज्यपाल महोदय, उन्होंने ये कुलपतियों की मीटिंग में ये रखा, और उन्होंने सर्वसम्मति से 1 घंटा अतिरिक्त मुझे, हाँ। लेकिन वो मुझे मिला कब, जब मैंने MCom कर लिया। अच्छा, जब तक फिर कहीं ना कहीं अंकों में घटा हुआ होगा, मतलब कम नंबर आते होंगे? हाँ, मेरे दो एक क्वेश्चन हमेशा छूट जाया करते थे। अच्छा, मतलब आपने आपके लिए भी लड़ाई लड़ी है? हाँ। कि आप मतलब कलेक्टर के पास गए, फिर भोपाल जहाँ पे मैंने जो मेन जहाँ से राज्यपाल तक चले गए, वो मतलब सब आपके मन में कैसे आया? मन में ऐसा है कि जैसे मुझे मान लो फायदा नहीं मिल पाया, जो चीज़ मैंने भुगता है वो अन्य दिव्यांग मेरे समान जिनको हाथ नहीं है उनको नहीं भुगतना पड़े, इसके लिए तो मैं करूँ। हाँ, मैं तो जीवन में शुरू से 1988 से जब से थोड़ा सा समझदार हुआ तब से दिव्यांगों के लिए काम करता है शाहजहाँपुर में। जब को उनको सांसद से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पढ़ना, अखबारों में देखना, ये करना, उनको दिलाना वो सुविधा, किस दिव्यांगों को किस टाइप की सुविधा चाहिए, उसको कहाँ से दिला सकते हैं, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को छात्रवृत्ति चाहिए,
किसी को लोन चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं उनको कहाँ से मिल सकती है वो करवाता था। अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से अवेयरनेस भी फैलाते थे हाँ, और सभी की मदद भी करते थे। उसके लिए सन 1988 से मैं दिव्यांग संघ का शाजापुर जिले का अध्यक्ष रहा हूँ और उनके लिए काम करता रहा। इसके बाद 1998 में मुझे राष्ट्रीय स्तर कई पुरस्कार है, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय देता है दिव्यांगों के लिए, विशेष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों को। तो मुझे दिव्यांग होने के बाद भी दिव्यांगों के लिए काम करने वाले व्यक्ति के रूप में वो दिया गया। तो सर, जैसे आपको पहली बार जब राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आपका नाम आया था, तो उस टाइम आपकी क्या भावनाएं और क्या फीलिंग्स थी? देखिए, मेरा क्या है कि पहले यहाँ शाजापुर में पंचायत में मैं हमेशा काम करता था इन लोगों के लिए। तो यहाँ जिलाधीश महोदय के द्वारा मतलब वो ऐसे योजना आई थी कि वो जो विकलांगों के लिए काम करते हैं उनको उनका नाम भेजा जाए। तो मेरा नाम गया यहाँ से, तो ऑटोमेटिक मतलब उन्होंने तो अवार्ड के लिए मुझे नाम आ गया मेरा। फिर मैं गया तो फिर उन्होंने वहाँ पर विशेष रूप से बहुत वीआईपी व्यवस्था रहती है, जिनको नेशनल अवार्ड मिलता है। तो वहाँ रहे, अशोका होटल में रहे। और जब मुझे नेशनल अवार्ड के लिए एक दिन पहले वहाँ पर रिहर्सल होती है तो मतलब वहाँ कर क्या उन्होंने मुझे व्हील चेयर पर ले जाने का सोचा था कि भाई व्हील चेयर पर इनको वहाँ तक नेशनल अवार्ड लेने के लिए जाएंगे। मैंने कहा मैंने जीवन में क्लास में ना तो मैं व्हील चेयर पर बैठा हूँ अभी तक, मैं एक पैर से चल कर ही क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ। कभी कभी तो मैं क्या पूरा पीरियड में खड़े ही पढ़ा देता हूँ एक पैर से ही। तो मैंने कहा यार वहाँ व्हील चेयर पर अगर बैठना अच्छा नहीं लगेगा, मैंने व्हील चेयर पर बैठना स्वीकार नहीं किया। उस समय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मेनका गांधी मैडम थी। तो जब मैं स्टेज पे गया नेशनल अवार्ड लेने, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मुझे ऐसे ही दोनों हाथों से गले लगा लिया और ऐसे चिपका लिया और ऐसे ठपकियाँ दे रही थी वो मेरी पीठ पर। वो कह रहे थे कि मतलब वर्मा जी, ये जो अवार्ड है ये भी आपके लिए छोटा है, क्योंकि आपने 3 अंग आपके ख़राब होने के बाद भी एक पैर से इतना कुछ करा है। एमकॉम, एलएलबी, बीएड। एलएलबी में शाहजहाँपुर कॉलेज से टॉपर किया मैंने एलएलबी, और बीएड किया, और सब पैर से ही लिख करके किया ही। साथ ही इतने संघर्ष के बाद में आप इस जगह पहुँचे हो, तो बोले वास्तव में मेरे को तो बड़ा गर्व हो रहा है ये पुरस्कार आपको देते हुए। एक प्रधानमंत्री के मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा था मुझे, देश को चला रहे हैं और वो आप खुद के लिए जब वो प्रशंसा करते हैं तो वो जो फीलिंग है वो मैं आप भी आपकी आंखों में देख पा रहा हूँ अभी कि उस टाइम आपने क्या फील करा होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब विज्ञान भवन में खाना खाया था मैंने, तो वो वैसे मेरे पास से निकले, तो उनके लिए प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी अच्छी वीआईपी व्यवस्था भी अलग रहती खाने खाने। तो वो नहीं कि वहाँ खाना नहीं खाऊंगा, मैं इनके साथ बैठ के खाना, तो मेरे साथ बैठ के खाना खाया था। उनका मतलब था कि ये कैसे खाना खाते देखेंगे। वहाँ से आने के बाद उनकी तरफ से कोई खबर वगैरह आपकी पूछना ऐसा कभी हो? बिल्कुल। जब मैं वहाँ से आया नेशनल अवार्ड लेने के बाद, तो हमारे गांव में एक पंडित जी है। उन्होंने कि भाई मतलब आप वर्मा जी आप इसे प्रधानमंत्री से मिल के आए हो, तो अब हमारी तो कहाँ इतनी पहुँच है जो हम लोग लेटर दें या उनकी जन्म कुंडली भेजें तो उसको ध्यान देंगे। वो तुम्हारी इतनी है तो आप मतलब हमारी तरफ से मैं उनकी एक कुंडली बना के भेजता हूँ कि इस लग्न में आपने शपथ ग्रहण किया है तो आप इतना समय पूरा करोगे। तो मैंने कहा बना दीजिए, मैं भेज दूंगा। मेरे द्वारा वो कुंडली उनकी अटल बिहारी जी की गई थी। तो उन्होंने धन्यवाद पत्र जो लिखा वो आज भी रखा, मैं आपको बता सकता हूँ। वो मेरे को हाथ से लिख के दिया था। ओहो, मैंने वो तो आपको बेशकीमती रहेगा वो, मतलब जी हाथ से लिख के दिया था। वो भी एक उसी प्रकार की हस्ती थे, चीज़ को समझते थे वो। हाँ सर, मैं वापस अब वहीं पे आपको लाना चाहूँगा कि जैसे आपने पहले बीकॉम करा जी, और फिर एमकॉम के लिए आपने करा, तो एमकॉम में आपको जो टाइमिंग बढ़ चुका था, एमकॉम में भी नहीं बढ़ा। मतलब मैंने बीकॉम के बाद में ये काम शुरू करा था, 2-3 साल लग गए। उनने क्या कि देख 1-2 बार तो क्या है मुझे गए तो मिले ही नहीं वो, पता मतलब चांडी जी। फिर गया, फिर बाद में मिले भी सही। उनने क्या फिर उसको अपने जो ये कुलपति महोदय रहते हैं उनकी सबकी मीटिंग होती है, फिर उनमें उससे रखा उस चीज़ को, और रखने के बाद में फिर वो नियम कानून का रूप लिया उसने।
क्या आज भी वो है कानून? हाँ रखा है। अच्छा, मैंने उसका श्रेय भी आपको ही जाता है। हाँ मैंने करवा दिया अभी दिव्यांगों के लिए। अब जो कोई भी दिव्यांग जिनको हाथ नहीं है उनको 1 घंटा अतिरिक्त पेड़ से लिखने वाले को मिले। अच्छा सर, ये पूरे इंडिया में है या सिर्फ मध्य प्रदेश में है? अब वो इंडिया का तो नहीं मालूम, पर मध्य प्रदेश में तो मैंने करवा दिया ही। मेरे को आपकी कहानी सुन के मतलब ऐसा रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आपने हर चीज़ में साहस से मैंने उसका सामना करके। हाँ साहस से सामना करके भाई अपने को नहीं मिले तो पीछे पीछे वाले व्यक्ति को उसका लाभ मिले, ये मेरा ऐसा मानना था। जैसे आपने एमकॉम कर लिया था, फिर आप एलएलबी की ओर जा रहे थे, आपका झुकाव तो वो एलएलबी की तरफ कैसे आया आपका झुकाव? एलएलबी की तरफ इसलिए झुकाव आया मेरा कि आजकल क्या नौकरियां बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा अगर मान लो मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं वकालत कर लूँगा, पर किसी के ऊपर आश्रित तो नहीं रहूँगा। तो फिर इस सोच के मैंने एलएलबी करना शुरू करा। अच्छा, उस टाइम भी सर जॉब्स वगैरह कम थी? ये जॉब्स तो लगती थी उस समय, पर चक्कर क्या है कि उसके पहले मैंने 2-3 जगह ट्राई करा था। रेलवे में भी ट्राई करा था पीआरओ के लिए, तो पीआरओ में मैं रिटर्न फेस कर चुका हूँ। रतलाम में जाकर मैंने परीक्षा दी थी पीआरओ के लिए, तो मैं उसमें पास हो गया था। लेकिन उसमें क्या रहता है कि वो फिजिकल फिटनेस भी होना जरूरी है, तो फिजिकल फिटनेस में मेरे को छोड़ दिया था हमने। मतलब आपने उधर भी रेलवे के लिए ट्राई करा था और रिटर्न आपने क्लियर कर लिया था? एलएलबी मतलब 1993 की 1993 में मतलब इसमें एलएलबी पास कर लिया था। इसी हो सॉरी सिविल जज की परीक्षा पास कर रिटर्न पास हूँ मैं। हाँ 1993 में हम लोग करीब 300 बैठे थे यहाँ इसमें, और 300 लोगों में से शाहजहाँपुर ज़िले से हम 2 व्यक्ति पास हुए थे। एक तो अंबाराम मालवी करके थे, वो भी टीचर थे, और मैं था। हम दोनों मतलब सिविल जज की परीक्षा रिटर्न पास कर चुके हैं। फिर आपका उधर करने का फिर वो सिविल जज की परीक्षा जैसे ही रिटर्न पास हुए हम, तो जबलपुर हाईकोर्ट के वकीलों ने सभी पूरी लिस्ट के ऊपर एक स्टे लिया, और स्टे इस बात के ऊपर लिया कि जिन्होंने 5 साल तक प्रैक्टिस नहीं की हो और 3 साल का बार एसोसिएशन का जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, चाहे भले उन्होंने रिटर्न पास कर लिया, लेकिन उनको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाए। और वो फिर वो उनको स्टे मिल भी गया इस बात पे कि जिनने 5 साल तक प्रैक्टिस नहीं की और 3 साल का बार एसोसिएशन का जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं, उनको नहीं बुलाया जाए, तो वो उनको स्टे मिल गया। कहीं ना कहीं मतलब आपको वो उधर आपका लक साथ नहीं दे पाया उस तरह। अच्छा, आप लक में विश्वास करते हैं या मेहनत में विश्वास करते हैं? मैं तो मेहनत में विश्वास करता हूँ। लक वक्त तो क्या है, ऊपर वाला के हाथ में है। अब वो किसकी लगती लक भगवान जाने, पर मैंने तो कभी जीवन में लक वक्त पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अगर मान लो आदमी कोई हिम्मत हार के बैठ जाए और सोच ले कि भाई अपन ने कोई मंदिर के पीछे रोल नंबर लिख दिए तो मतलब भगवान पास कर देगा, ऐसा तो होता ही नहीं। अभी सर आप आध्यात्मिक हैं? आध्यात्मिक तो अभी मैंने मेडिटेशन वगैरह कुछ करते हैं? हाँ मेडिटेशन भी करता हूँ, और मेरा नियम है जब से बचपन से, मैं जब समझदार हुआ था तो मैं अब अपने घर के पास ही मेरा एक छोटा सा खेत है, वहाँ पर शाम के टाइम से गाय वाय घुसती है तो मैं वहाँ बैठ जाता था, तो गाय वाय को भगाने के लिए मैं एक पैर से दौड़ लेता था खूब अच्छा, ऐसी बात नहीं है। तो उस समय मैं क्या करता था, शाम के समय ध्यान करता था। वो ध्यान की आदत तब से पड़ी हुई मेरी। 12 महीना में जब सबसे 12 साल का था तब से अभी तक ध्यान 1 घंटा करता हूँ। अच्छा सर, जैसे आपने एलएलबी के बाद ही ये दिया था एग्ज़ाम कोर्ट और जज वाला? एलएलबी सन 1990 में हुआ मेरा, और 1993 में मैंने 3 साल हुए थे मेरे। 1993 में सिविल जज की परीक्षा। क्योंकि सर ये जब सब चीज़ें चल रही थी, जब आपको कोई गाइडेंस आपको मिला था कहीं से, किसी प्रोफेसर से या किसी गुरु से, ये सब ये आपका ही था, आपके ही स्टेप्स थे सब? गाइडेंस तो उस समय कोई इतना था नहीं, और इतने ना कोई साधन थे, सूचना के साधन भी नहीं थे इतने कोई मतलब इतने कि जो अपने को मिल जाए। पर वो बस हाथ पैर फैलाने वाली बात, जैसे कोई को एकदम अपन ने नदी में फेंक दिया तो वो हाथ पैर मारता है कि नहीं मारता है कि यार बचने की कोशिश करें। तो अब मेरी कंडीशन ऐसी थी कि जिसके 3 अंग खराब है, 2 हाथ नहीं है, 1 पैर नहीं है, तो मैं हाथ पैर मारने के हिसाब से कि भाई चलो ठीक है, अगर मान लो अपनी नौकरी नहीं लगेगी तो अपन वकालत करेंगे। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद 1993 के आगे की फिर कहानी क्या होती है सर? अब ऐसा था कि मैंने फिर ये सोचा कि अपन
अब कुछ जो उपलब्ध नहीं हुआ तो अपन शिक्षा विभाग भी ज्वाइन करें। तो फिर मैंने सर्विस टीचर के रूप में कर ली। इसके लिए आपने कोई एग्ज़ाम दी थी? उस समय क्या था कि एग्ज़ाम वगैरह नहीं होते थे, सिर्फ उस समय अलग अलग तरीके से रहता है। जैसे मान लो हमारे समय में क्या था कि जिनने 5वीं गांव से पास करी हो, 8वीं गांव से पास करी हो, 11वीं पास मतलब ग्रामीण क्षेत्र से करी, उसके 5-5 नंबर अलग मिलते थे, उसके जरूर नंबर मिलते थे। तो मेरा तीनों ग्रामीण क्षेत्र से था और 100% दिव्यांग तो हूँ मैं। तो एक्चुअल कंडीशन क्या है कि मेरी जो नौकरी लगी ना, तो फिर महाडिक जी थे एसडीएम किला में इंटरव्यू हमारा। तो मैं भी सब अन्य लोगों की तरह लाइन में लगा और मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरा बुलाया, बेटा तुम टीचरशिप करोगे? मैंने कहा हाँ सर। अच्छा जाओ, बस इतना ही पूछा मेरे से, तो कोई नहीं पूछा कुछ भी उन्होंने, और मेरा टीचरशिप में हो गया। आपका जैसे ही सिलेक्शन होता है उसमें, तो अब आपका यहाँ नया फेज़ चालू होता है, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है और ख़ासकर ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, आपको चीज़ें समझाना पड़ती है। तो वहाँ पर सर पहला दिन आपका कैसा था? अब पहला दिन क्या, पहले तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई कि जैसे मेरा टीचरशिप में सिलेक्शन हो गया तो अपने को क्या मेडिकल देना पड़ता है, मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस का, उसके बिना ज्वाइन नहीं करते। तो मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट में अस्पताल में गया, तो वहाँ क्या रहता है कि मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट लगता है, एक डॉक्टर का नहीं होता, मेडिकल बोर्ड देता है। तो मेडिकल बोर्ड में मैं गया तो उन्होंने कि भाई आप टीचर हो तो अब लिखो कैसे, हम तो आपको फिटनेस दे ही नहीं सकते। तो उस समय सिविल सर्जन डॉक्टर गोयल जैसे कुछ थे, उनके घर गया मैंने किया जाए अस्पताल में तो मुश्किल काम है। उनके घर गया, मैंने उनको बताया, रिलैक्स होकर सर खाना आना, जैसे आपने पूछा मेरे से खाना से निपट गया ऐसा, मैंने कहा सर ऐसा है, अब मैं आपको न्यू बता दूं कि मैं लिख सकता हूँ तो आप सेटिस्फाई होंगे नहीं, आपको मैं एक चौक लेकर के अस्पताल की दीवार पर लिख के बता दूंगा, 5 ही डॉक्टर बैठ जाना आप, उसके आधार पे आप वहाँ टिप्पणी लिख देना कि भाई ये व्यक्ति लिखने में सक्षम है, न अस्पताल की दीवार के ऊपर लिख के बता दिया। ठीक है। उनकी घरवाली बड़ी इम्प्रेस हुई मेरे से, उन्होंने कहा बेटा खाना आया, तुम आए हो तो खाना खा के जाओ, ऐसा ऐसा। तो अस्पताल में गया, दूसरे दिन बोर्ड बैठा मेडिकल, तो मैंने ऐसे ही वहाँ पर चेयर पड़ी थी, चेयर पे बैठा और दीवार पे उनने जो बोला लिख के बता दिया चौक से। उनने उस वही चीज़ लिख दिया कि भाई ये पैर से लिखने में सक्षम है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, फिजिकली मतलब स्वस्थ है टोटल, जो कोई किसी प्रकार की आँख की बीमारी या नाक की बीमारी कोई बीमारी नहीं, आँख वाँख वगैरह इनके लगते हैं बस, ठीक। तो फिर उन्होंने लिख के दे दिया। जाके मैंने सुनहरा ज्वाइन कर लिया कन्या माध्यमिक विद्यालय, कन्या प्राइवेट विद्यालय में। और वहाँ सुनहरा में मैं बस स्टैंड से यहाँ उतर के एक पैर से करीब समझ लो 1-8 किलोमीटर पड़ता होगा स्कूल, वो 1 किलोमीटर पड़ता, एक पैर से जाता था। अच्छा, वहाँ पे भी नए संघर्ष भी शुरू हो गया कि पहले तो आपको मेडिकल बोर्ड को कन्विंस करना पड़ा, मतलब आपकी कन्विंसिंग पावर भी शुरू से अच्छी रही है कि पहले आपको उनको कन्विंस करना, खासकर उनके घर जाके। मेरे साथ प्रॉब्लम हमेशा रही है, क्योंकि अब जैसे मेरी गाड़ी है, 3 पहिया गाड़ी में खुद चलाता हूँ, ड्राइव करता हूँ। अब मैं मतलब कलेक्टर साहब को मैंने कहा कि भाई दिव्यांग व्यक्तियों को जो ट्राइसिकल दी जाती है ये मुझे दी जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप चलाओगे कैसे साइकिल, आपके हाथ तो है नहीं, अगर आपको साइकिल दे भी जाए 3 पहिए की तो आप न जाने कहाँ भड़काओगे और उसको कैसे चलाओगे। मैंने उनसे कहा जिला पंचायत में पड़ी रहती थी गाड़ी पहले, मैंने कहा सर मैं आऊँगा जिला पंचायत अधिकारी वहाँ और मैं आपको गाड़ी चला के बताऊँगा, तो मैं चला के बता दूँ तो आप दे देना। कि ठीक है आओ। मैं घर पे मैं गया वहाँ से घर से, तो मैंने तरीके से अपने तरीके से एक रस्सी मैंने हैंडल में बांधी, रस्सी दोनों तरफ सरपान दे करके रस्सी सरपान दे, तो मेरे को याद है गाय बैल बांधता था मैं क्या, तो मतलब रस्सी बांधी उसमें हैंडल में, दोनों हाथ में पकड़ी, पाँव से ले गया सन्नाटे से गाड़ी इधर, फिर बाहर घुमा के लाया क्या, फिर घुमा के लाया। तो
जो जिला पंचायत सीओ थे उन्होंने देखी कि यार चला सकते हैं, कलेक्टर साहब से उन्होंने कहा वो तो छोरा चला लेता गाड़ी यार, क्या है। तो मतलब आपने बड़े बड़े अधिकारी को भी टक्कर से सामना करा। हाँ, उनको बताया मैंने भाई, वो प्रैक्टिकल करके जब तक नहीं दिखा। और मेरी दूसरी गाड़ी जब मैं बना के लाया, वो मोटराइज गाड़ी जो पेट्रोल वाली, तो ये भी जाके मैंने कंपनी वाले को समझाया, उसको पूरा बताया मैंने उसको ऐसा। अच्छा, ये भी आपकी कंपनी से बनवाई? कंपनी से, मेरे खुद ने खर्चे बनाई, कंपनी वालों को बताया मैंने कि इस टाइप बनाओगे आप, तो मैंने कहाँ उसको ब्रेक देना है, कहाँ मतलब एक्सीलेटर देना है, और हैंडल को कैसे ड्राइव करूँ, हैंडल को कैसे बनाना है, सब पूरा मैंने उसको मतलब ग्राफ पे जैसे चित्र बना के बताया कैसे बनाओ तुम। यही गाड़ी दिल्ली गई थी पहले, जो मेरे पास गाड़ी है, तो दिल्ली वाला नहीं चला पाया इस गाड़ी को। एक वो फिर वापस आ गई थी दिल्ली से, उस गाड़ी को फिर मैंने चलाई। वो मैंने उसी दिन, जिस दिन गाड़ी बन के आई, तो मैं इंदौर से चला के ही लाया उसको। अच्छा, आप इसकी भी अलग कहानी है मतलब? हाँ, ये गाड़ी भी मैं चला के लाया इंदौर से, उसी दिन से उस गाड़ी को चला रहा हूँ, और 3 सिंहस्थ उसको घुमा चुका हूँ, सिंहस्थ में फैमिली को बिठा के। आपने सबको कन्विंस करा, उसके बाद फिर आपने उन्हें लिख कर भी बताया, उसके बाद उन्होंने आपको एक लेटर बना के दिया, और फिर आपको ज्वाइनिंग मिलती है, और वो ज्वाइनिंग भी मिलती है शाजापुर से सुनेरा के आगे, तो वो भी करीबन यहाँ से दूर है, आपको ट्रेवल करके जाना रहता है, और वहाँ से भी फिर आपको 1 किलोमीटर वॉक करके जाना था। तो सर वहाँ से आप शुरुआत करते हैं, क्या आप वहाँ से वॉक करके जा रहे थे? वॉक करके जा रहा था मैं, तो एक दिन क्या कलेक्टर साहब का दौरा हुआ था, टूहेड़िया बोलते उसको, तो वो मैं चल रहा था, तो कलेक्टर साहब ने मेरे को जाते हुए देखा, तो उन्होंने जिला सेक्रेटरी मतलब मैंने ड्राइवर को भी मेरे पास भेजा कि यार ये व्यक्ति कहाँ रहते हैं उनको, तो उन्होंने कि ये बस स्टैंड पे है, सब पुलिस से चलाते हैं, तो वहाँ मिल जाएंगे आप। मैं गया, कलेक्टर साहब से कहा, उन्होंने कहा कि सर आप एक पैर से चल के जाते हो, तो बोले आपको हमने कहा था कि हमने डीओ को कि भाई इनकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में हुई है, लेकिन इनको अटैच शाजापुर में कर देना, तो करा नहीं किया मैंने? हाँ, नहीं करा था। अच्छा, ये पहले दिन की बात है? पहले दिन की नहीं हो तो मतलब करीब हो गया होगा, करीब 8-15 दिन, महीना भर। अच्छा, 8-15 दिन में जाता है, तो मैंने फिर भी ऐसा कुछ सोचा नहीं कि अपने को नहीं जाना है, तो मेरे अपनी मस्ती में जहाँ चलता था। टीओ साहब को बुलाया, उन्होंने कहा भाई आपने कितने अटैचमेंट कर रखे हैं, उनकी लिस्ट चाहिए मेरे को। कलेक्टर ने बोले सर क्या बात, बोले मेरे को लिस्ट चाहिए आपको हमने जब बोला था कि सिद्धार्थ वर्मा एक शिक्षक हैं, जो इसको क्या है कि आपको बोला था कि एक ग्रामीण क्षेत्र की नियुक्ति है, तो इसको वहाँ पर मतलब पोस्टिंग दी जाए, पर यहाँ शाजापुर के किसी स्कूल में अटैच कर देना। तो उन्होंने अटैच नहीं करा, तो उन्हें किसी बोले सर मैं आज ही अटैच कर देता हूँ। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने शाम को रात को 9 बजे मेरा अटैचमेंट ऑर्डर निकाला, और ये कृष्ण टाकिट के पीछे स्कूल लगता था हिंदी हरायपुरा के नाम से, उसमें मेरे को एक वर्ष के लिए अटैच करा। इसके बाद में पनागरे साहब थे, फिर वो आगे रहकर मेरा ट्रांसफ़र करवा के लाए, जिला शिक्षा अधिकारी खुद, और उन्होंने मिर्कला में मुझे पदस्थ कर दिया। 5 साल मिर्कला में मैंने सब सेवा दी। मिर्कला में भी जिला मतलब हमारे प्रधान अध्यापक श्री रोकड़े साहब थे, और इसके बाद फिर पावर आ गया इनको मतलब नगर पालिका को, तो पुरुषोत्तम जी चंद्रवंशी जी थे, वो नगर पालिका अध्यक्ष थे, तो वो पास सामने ही रहते थे। उनने देखा कि यार सिद्धार्थ को बहुत दिक्कत आती है, ये सीढ़ियाँ चढ़ के दूसरी मंजिल पे स्कूल था, सीढ़ियाँ चढ़ के बोले रोज़ जाता है, वो पढ़ाता है, बरसात में कभी फिसलने का डर रहता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा हम समिति बैठेगी तो हम चर्चा करेंगे, और कोई नीचे वाला स्कूल जहाँ आपका ट्रांसफर, तो फिर उन्होंने यहाँ रायपुरा में मुझे पदस्थ कर दिया था। हर तरीके से आपको और डिपार्टमेंट ने आपके हौसले को देखकर भी सपोर्ट करा है। सपोर्ट तो जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हाँ, मतलब जैसे आपने भी उनको यूँ नहीं बोला कि मुझे वहाँ पर कर दिया? नहीं, कभी मैंने मतलब ऐसा तो कभी कहा नहीं कभी किसी को कि मेरे लिए अलग से व्यवस्था की जाए, कि ऐसा जैसे मान लो कहीं कार्यक्रम में गए तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई मैं नीचे खाना नहीं खाऊंगा, मेरे टेबल लगाओ, ऐसा। मैं आम लोगों की तरह ऐसे पंगत में बैठ के ही खाना खाता, मतलब घर पे भी मैंने ऐसा अलग सा कुछ नहीं, आपको नहीं दिखेगा कि ये दिव्यांग व्यक्ति का घर है, सब सामान्य के रूप में कर लेता हूँ। सर मतलब उसी जज्बे को देखकर डिपार्टमेंट भी आपको हर तरीके से सपोर्ट करता है, चाहे वो फिर कोई सी भी गवर्नमेंट रही, कोई सी भी गवर्नमेंट कोई सी भी रही हो भले ही, पर लेकिन उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा।
चीज़ों से आजकल का यूथ जो है वो जैसे आजकल मेंटल हेल्थ की बातें बहुत होती है। जो लॉकडाउन हुआ है उसमें मानसिक पीड़ाएं बढ़ रही है, लोग खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, जो उनके पास अवेलेबिलिटी है उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते हैं वो सही से। तो सर उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअल कंडीशन क्या है कि लोग बहुत थोड़ी सी दिक्कत आई और हार मान के बैठ जाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति क्या है कि जैसे नॉर्मल लाइफ में जरा सा कुछ को प्रॉब्लम आई, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, बस वो हार मान के बैठ जाते। लेकिन क्या है कि जब सूर्यास्त होता है तो दूसरे दिन फिर वो नए रूप में वापस उगता ही निकलता ही है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में यदि मान लो कोई चीज़ की परेशानी आ रही तो उससे हार नहीं मानना चाहिए। मैंने जीवन में यही सीखा है और शुरू से मैंने यही देखा है कि यदि मान लो मैं एक पैर का उपयोग करके इस जगह पर आ गया हूँ, सिर्फ एक पैर से उपयोग करके मैंने हायर सेकेंडरी फर्स्ट क्लास पास करी, BCom, MCom, LLB और B.Ed, सारी चीज़ मैंने कर ली। और साथ साथ में सामान्य व्यक्तियों की तरह जैसे मान लो जो अपने दैनिक कार्य जो होते हैं, स्नान करना, भोजन करना, मंजन करना, शेविंग करना, क्या ये दैनिक कार्य अपने ये भी मैं स्वयं करता हूँ। मैं यूँ नहीं कहता हूँ किसी परिवार के व्यक्ति को कि मैं तुम मुझे मेरी दाढ़ी बना दो, दाढ़ी स्वयं बनाता हूँ, क्या मंजन स्वयं करता हूँ। मेरे काम मैंने मेरी जहाँ तक कोशिश है कि स्वयं काम मैं अपना करूँ। तो यदि व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति तो जीवन में ऐसे रहते हैं आलसी कि वो शाम को पत्नी से कहते हैं कि पैर दबाओ, पर हमारी पत्नी से आप पूछ सकते हैं मैंने जीवन में अभी तक उसको पैर के हाथ में लगा दिए, मैंने दबवाता पैर कभी। तो एक्चुअल क्या है कि व्यक्ति अगर आलस लेके बैठता है तो फिर आलसी बनता है। आलस छोड़ो अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दूसरी बात ये, एक बार क्या हुआ कि लीमे साहब की मिसेस का गागरिंग हुआ था पैर में, तो उनका पैर 3 बार कटा, अंत में आखिरी में से निकाल दिया उसको। तो वो मेरे गुरु है लीमे साहब, उन्होंने कहा यार बेटा तो एक पैर से ऐसा दौड़ के चला जाता है। कॉलेज की तीसरी मंजिल पे एक ला क्लास लगती थी और रात को लगती थी। तो रात को 6 बजे जाता था, रात को 9 बजे कॉलेज छूटता था मेरा। तो वहाँ से कॉलेज में से जाना, ऊपर सीढ़ियाँ और नीचे उतरना, और फिर 3 पहिया की साइकिल, पहले मोटरसाइकिल नहीं थी मेरे, 3 पहिया की साइकिल चला के कॉलेज जाता था और 3 पहिया की साइकिल से घर आता था रात को। तो लीमे साहब ने कहा यार तू एक दिन आ जाना और हमारे मैडम को ज़रा बता देना कि देखो मैडम मेरा तो एक ही पैर है, आप तो इतने एक पैर कट जाने से इतने हताश हो रही हो। मैं गया, मैंने उनको चरण स्पर्श करे मैडम को। मैंने उनसे कहा मैंने कि देखो मैडम, आप इतने दिन से अच्छे स्वस्थ रहे, स्कूल में आपने पढ़ाया, बच्चों को इतनी प्रेरणा दी, आपके द्वारा बच्चों को हिम्मत मिली कि हमारे ऐसे मैडम हैं, और आप एक पैर कट जाने से इतनी निराश कैसे हो रही हो। मैं तो एक पैर से चलता हूँ, एक पैर से लिखता हूँ, एक पैर से खाता हूँ, एक पैर से सारे काम करता हूँ। तो आपको भगवान ने दोनों हाथ तक मतलब सलामत है, और आप एक पैर भी है। रहा सवाल एक पैर का, तो पैर गया, बीमारी गई, पैर ठीक हो जाएगा और आप आराम से वो आकर से चल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात। इतना टेंशन पालने की क्या जरूरत। तो वो बहुत उससे को मतलब प्रेरणा मिली थी और थोड़ी हिम्मत हुई थी। इसी प्रकार से एक नटवरलाल जी मार साहब थे यहाँ, उनके दामाद का भी कहीं एक्सीडेंट में पैर वगैरह ख़राब हो गया था। तो वो किरण दीदी ने मेरे से कहा कि सिद्धनाथ तुम उनको एक बार मिलो और उनको बताओ क्या क्या। तो फिर उनको बताया, मैंने उनसे कहा, तो वो भी प्रेरित हो गए थे। स्कूल में आप जब पदस्थ हो गए थे तो उसके पहले कभी आपको ऐसा कभी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाने के कारण कोई फेस करना पड़ा? नौकरी से पहले जब मतलब मैं शाजापुर में पढ़ने आया तो हमारे पिताजी की आर्थिक रूप से बहुत कंडीशन ख़राब थी। तो उसके पहले मैंने शाजापुर में PCO भी चलाया। PCO बस स्टैंड पे जो रहता है वो PCO चला करके भी मैं अपने मतलब खर्चा उठाता था। इसके साथ साथ में मेरा दिव्यांग पास था बसों का, तो वो फ्री था, तो उस बस से मैं फ्री जाता था। शाजापुर से इंदौर जाता था डेली कभी कभी, और वहाँ जा कर के मैं ये जो थोक विक्रेता रहते हैं,
थोक विक्रेता से पेरिस वॉच कंपनी से घड़ियाँ लेता था, घड़ी एक झोले में रख करके वो रिटेलर को बेच देता था। घड़ी का व्यापार भी करा मैंने। और ये सर कितने साल तक करा था आपने? मैंने 3 साल तक करा है ऐसा। तब आपका एक प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप जो आजकल चल रहा है, हाँ, वैसा माइंडसेट बचपन से ही रहा है। उसके बाद जैसे कि आपकी जॉब वगैरह लग गई थी, तो उसके बाद आपको कोई सा किस्सा ध्यान आता है जिसमें आपको मतलब उसमें कुछ आपको दिक्कतें वगैरह कुछ आई हो उस टाइम? अब देखो दिक्कत तो क्या, दिव्यांग व्यक्ति का जो जीवन है तो दिक्कत से भरा हुआ रहता है। यदि सोचो तो डेली दिक्कत तो डेली आती है। अब उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि अगर पानी बरसात हो रही है अच्छी घनघोर और स्कूल का समय यदि हो रहा है तो फिर भी मेरे को क्या है, एक हाथ से छाता, एक हाथ में इधर छाता पकड़ता हूँ और एक हाथ में हैंडल गाड़ी का, और गाड़ी लेके जा स्कूल चला जाता हूँ पढ़ते पानी में, कभी रुकता नहीं हूँ। मैंने ये मेरी 34 साल की नौकरी हो चुकी है, कभी समय ऐसा नहीं गया। मतलब हरायपुरे में हमारे हेडमास्टर जितने भी रहे उनसे पूछना, गर्ग साहब रहे हैं और मतलब गर्ग साहब बड़े टाइम के पाबंद थे, उनसे ने कभी कभी पूछना कि वर्मा साहब कभी लेट आए क्या, कभी भी ऐसा दिन नहीं गया मैं प्रार्थना में खड़ा नहीं हुआ क्या। और जो नेशनल अवार्ड जो मुझे मिला है राष्ट्रपति पुरस्कार, वो इसी बात के लिए मिला है कि 5 साल के मेरे बोर्ड के पढ़ाए हुए रिजल्ट गए, बोर्ड क्लास के पढ़ाए हुए 5 साल के रिजल्ट्स, और साथ साथ ही इसका HM रहते हैं और पेरेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, इनकी अपने सामने नहीं चुपचाप वो होती है, मतलब जानकारी लेते हैं वो, उसके आधार पे सामाजिक सेवा और आपने कुछ नया कुछ क्या किया है, इस तरह क्या। मतलब कौन सा सब्जेक्ट, कोई प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ाते थे या सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे? वैसे तो मेरा क्या है सन 1998 में मेरी सर्विस लगी, तब से ही मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश ही पढ़ाया है मैंने शुरू से, और सब्जेक्ट में मैं हिंदी पढ़ा लेता हूँ बहुत अच्छे से, विज्ञान पढ़ा लेता हूँ, मतलब कोई सा विषय ऐसा नहीं जो मैं नहीं पढ़ा सकता। सिर्फ गणित नहीं पढ़ाता हूँ मैं, कोई कारण क्या, गणित में मतलब थोड़ा बोर्ड का काम ज़्यादा है। इंग्लिश में जैसे आपको गवर्नमेंट से ही बोला होगा कि उन्होंने कि आपको इंग्लिश पढ़ाना है? अभी ये वर्तमान कंडीशन अब आ रही है कि भाई कोई ने MA इंग्लिश करा तो उसको MA मतलब इंग्लिश दिया जाए, पहले ऐसा नहीं था। मिडिल तक, और नियम ऐसा भी है कि मिडिल तक तो कोई सब्जेक्ट रहता ही नहीं है, हर टीचर मिडिल तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो मैंने इंग्लिश ही चूज़ करा, शुरू से इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ। तो आपका बच्चों को पढ़ाने का तरीका कुछ तो अलग होगा? अलग है, बिल्कुल मेरा तरीका अलग है। बच्चा एक बार मतलब मेरे से पढ़ ले नहीं तो वो यूँ ही कहता है सर अभी मत जाओ, थोड़ी देर बाद जाना, घंटे लग जाए तो बच्चा नहीं छोड़ते हैं। और जबकि ऐसा मैंने देखा है कि मैं खुद मतलब मैं सोचता था कि सर कब बेल बजे और चले जाएं। हाँ, क्योंकि एक वो कनेक्शन होना एक गुरु का शिष्य से, ये गुरु से कनेक्शन भी है। और देखो ऐसा है कि आपने देखा होगा अभी वर्तमान में कि ये प्रदीप मिश्रा जी कथा सुना रहे हैं तो इतनी पब्लिक क्यों आ रही है? दूसरे लोग भी तो कथा सुनाते हैं, अपना अपना तरीका है थोड़ा सा, उनको मतलब कहना चाहिए कि समझाने का तरीका है और उनको मन में आनी चाहिए उस चीज़। और बच्चों से यदि मान लो शिक्षक मित्रवत व्यवहार करके पढ़ाएगा तो ज़्यादा मजा आएगा, दोस्त की तरह। और यदि मान लो अपन उनको डंडा लेके पढ़ाएंगे, नहीं इसको ज़बरदस्ती थोपेंगे, डंडा लेके पढ़ाएंगे तो 3 साल का बच्चा भी होगा नहीं तो भी आपके पास नहीं रहेगा। उनसे मित्रवत व्यवहार करो, उनकी प्रॉब्लम भी सुनो आप, उनको किस तरीके से समझ में आ रहा है वो उस तरीका अपनाओ। और आपके भी जीवन काल में किसी भी गुरु ने आपको कभी ऐसा मतलब कभी किसी बात के लिए डांटा वगैरह, ऐसा कभी? देखो एक्चुअल कंडीशन क्या है, पहले तो मास्टर मारते बहुत थे, मैं इसीलिए मेरे मन में आया क्योंकि उस टाइम तो बिना डंडे वगैरह के बिना डंडे काम ही नहीं चलता था, बहुत मारते थे। पर बनते कोशिश तो मैंने तो कभी ऐसा उनको मतलब चांस नहीं दिया। मैं हमेशा ही अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लेता था। होमवर्क कंप्लीट काफ़ी, हाँ मेरी काफ़ी दूसरे लोग लेते थे क्या। और दूसरी बात यह है कि
पढ़ने का भी मेरा नियम था, रोज़ जना जो छात्र अगर मैं कहता हूँ अगर 3 घंटे शाम को और 2 घंटे सुबह उठ के पढ़ ले, 5 घंटा हर छात्र अगर पढ़ ले तो मैं कहता हूँ उसको डंडे वंडे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा मौका ही नहीं दिया आपने, कभी नहीं दिया। और आपने उस चीज़ को समझा कि गुरु को भी शिष्य के साथ एक मित्र बनकर और उसकी परेशानी सुनकर उसका निराकरण करके पढ़ाना। बहुत बार ऐसे ऐसे मतलब वाक़या आते हैं कि मैं घर से स्कूल में रहा, शुरू से मेरे घर से स्कूल में पोस्टिंग थी, तो मैंने देखा कि एक लड़की बड़ी रोज़ लेट आ रही है, तो मैडम रोज़ उसको डांटती, रोज़ मारती, और लड़की एक दिन मेरे को, मैं पीरियड लेने गया तो रोती हुई दिखी। मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई? उन्होंने कहा सर मेरी मम्मी नहीं है। नीतू मंडल नाम था उसका, यहाँ पास में रहती थी नीतू मंडल, कोचिंग भी पढ़ाती थी आपको मालूम हो तो उसकी मैंने से कहा मेरी मम्मी नहीं है सर, तो मेरे को क्या है पापा जी मत्स्य विभाग में हैं और मुझे खाना बना के आना पड़ता है, तो वो हमेशा लेट आती थी तो मैडम रोज़ डांटती थी। तो मैंने सब स्टाफ वालों से भी कहा भी देखो ऐसा है कि हर बच्चे की अपनी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनकी प्रॉब्लम भी पहले समझो आप। डायरेक्ट बच्चे को यदि मान लो वो आया बेचारा घबराता हुआ और अपन ने आकर के उसको और 2 डंडे दे दिए तो उसका तो दिन मतलब पूरा मूड खराब हो जाएगा दिन भर के। और सबका अपने अपने एक समस्या रहती है। तो मैं बच्चों के साथ पहले से मेरी एक मतलब पहले कहता था हमेशा कि जिस बच्चे की घर की कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को पहले बता देना। जैसे मेरा ही बालक है, उसमें क्या है थोड़ी सी उसको बाथरूम की शिकायत थी, बाथरूम आता था, तो मैंने जाके कन्वेंट मतलब सेंट्रल स्कूल में पहला उसके क्लास टीचर वगैरह से बोल दिया कि भाई अगर ये छुट्टी मांगे तो इसको बाथरूम के लिए छुट्टी देना आप। तो बहुत सारे टीचर क्या रहते हैं बच्चा परेशान होता रहे और उसको बाथरूम की छुट्टी नहीं देते बहुत सारे टीचर। पहले बच्चे जैसे मान लो आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे का पढ़ने में मन थोड़ी लगेगा, पहले उसकी समस्या हल करो आप, रिलैक्स होके वो बैठे तो पढ़ेगा। एक टीचर में गुण होना चाहिए, तो मतलब फिर अन्य टीचर में फिर अपना अंतर क्या है? भाई आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको मन थोड़ी लगा पढ़ने में, फिर वो किसको रिलैक्स करो आप। हाँ, मैंने एक वो डर की भावना को खत्म करा जाए, डर भी खत्म करो। मेरा तो सब मेरे सब मतलब टीचर उन्हें दूसरे उनके वही कहते हैं और वर्मा जी तो क्या कभी डांटते ही नहीं बच्चों को, डांटते ही नहीं बच्चों को, वो मित्रवत रहती है। सब लड़कियां आकर के चरण स्पर्श करती हैं, बोलती है। आज ही मैं पढ़ा रहा था वहाँ गर्ल्स स्कूल में, तो मेरे द्वारा पढ़ाई हुई एक लड़की आई और उसने वहाँ करके चरण स्पर्श करे, सर आप यहाँ आ गए क्या? मतलब आपने एक बहुत अच्छा माहौल बच्चों के लिए भी क्रिएट करा और खासकर उन टीचर्स के लिए भी एक आप इंस्पिरेशन बने कि कैसे क्या पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों के डर को ख़त्म करा जाता है। और जो कि उस टाइम पे जब आप वो सब चीज़ें कर रहे थे उस टाइम ये बहुत ज़रूरी था और कहीं ना कहीं वो फिर गवर्नमेंट ने भी उस चीज़ को समझा और फिर बाद में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन लागू किए। भाई आज भी आप बताओ, मैं जो डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर ऐसा रहता है, एक मरीज अगर जाता है ना तो वो कहते थे कि ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता, तो होता हो तो नहीं होगा वो। और एक डॉक्टर अगर मित्र व्यवहार करेगा देखेगा अरे यार क्या भी अब ठीक होते हो, तो मरीज को आदत ठीक नहीं हो जाता। कहीं ना कहीं मतलब एक वो आपको मित्रता वाला टच देना जरूरी है। जैसे अभी स्कूल में उसमें मैं गया, मैं बच्चे बहुत परेशान करती थी पढ़ना, तो मैंने उनसे यही कहा कि देखो अभी मैं पूछूंगा ना क्वेश्चन, तो आज 2 लड़कियों ने दिया तो उनको खूब अच्छा अपन ने बढ़ावा दिया, देखो ये दोनों लड़कियां बहुत आगे पहुंचेगी, ये नर्स बनेगी, ये डॉक्टर बन जाएगी, ये फलाने का। तो दूसरी लड़कियां उससे मतलब प्रभावित हुई, अब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां मतलब याद करके लाने लगी और बताने लगी वो। 35 साल से आप पढ़ा रहे हैं? हाँ 34 साल हो गए। 34 साल से, तो आपने तो बहुत से बच्चों को पढ़ाया होगा। हाँ। तो कोई ऐसा किस्सा आपको कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक बच्चे को आपने छोटी सी परेशानी हल करी हो और वो कुछ सालों बाद आकर आपसे मिलते हैं और उन्होंने आपको सब बताया कि उससे उनकी कितनी मदद हुई और आपके कारण ही आज वो एक बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं? हमारे पास मोहल्ले में ही एक मतलब नानू राम जी वो पांचाल रहते थे, मनोहर लाल जी पांचाल। उनको क्या है टीबी की बीमारी हो गई थी, वो शांत हो गए। अब वो उनके घर में कोई इस तरह कमाई का साधन था नहीं, बड़ी दिक्कत थी। तो उनकी तीनों बच्चियों को मैंने निःशुल्क पढ़ाया, घर पे भी कोचिंग दी और साथ ही उनकी जो फीस थी वो भी मैंने जमा करी।
फीस भी जमा करी उनकी, पहले परीक्षा फीस वगैरह। अब वो लड़कियां, एक की तो बहुत अच्छे टीचर्स के साथ शादी हो गई, एक खुद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, एक अच्छे मैकेनिक के साथ शादी हुई, मतलब वो तीनों लड़कियां व्यवस्थित है। साथ ही साथ एक आपने नाम सुना होगा खुशी यादव, पेपर में आते रहता है अभी उसका, शाहजहाँपुर में भी अपने यादव मोहल्ले में रहती। वो लड़की खुद को मैंने पढ़ाई और वो एक अच्छी वेट लिफ्टिंग कोच है। और उसके ही घर एक उसकी बहन जो है दीपा यादव, वो खुद टीचर है, मेरी खुद की पढ़ाई हुई है। क्या एक वो नीता, जो नीता है सोनी है, मैं मेरे स्कूल में टीचर है, मेरे साथ में ही है। आपके स्टूडेंट भी आपके साथ साथ में है तो ये एक बहुत अच्छी कोइंसिडेंसली मतलब ये सब हो जाता है। सर जैसे आपको धीरे धीरे एक काइंड ऑफ मैंने प्रशंसा मिलने लगी, आपके काम को सराहा जाने लगा, तो जैसे पेपर वगैरह में आर्टिकल्स वगैरह आते हैं आपके, आज भी आते हैं, तो सर मतलब जैसे कुछ अच्छा आर्टिकल आता था तो मेरी आदत थी कि मैं वो कट करके रख लेता था, तो आपने भी इसे रख रखे थे मतलब आप? हाँ, आर्टिकल तो बहुत रखे हैं मेरे पास, बहुत आर्टिकल हैं, फाइलें भरी भरी पड़ी हुई है बहुत सारी। पर कई टीवी वाले आए हैं, सभी घर पे भी आकाशवाणी से भी आए हैं, और मैं थोड़ी बहुत कविता विता भी लिख लेता हूँ, तो 5-7 कविताएं मेरी आकाशवाणी पे रिलीज़ हो चुकी है। क्या आकाशवाणी पे जा चुका 2-3 बार, 7 कविता मेरी रिलीज हो चुकी है। तो सर हाँ, वो शौक कैसे आया था मतलब कविता लिखने का? कविता लिखने का शौक इसलिए आया कि हमारे यहाँ एक अरुण व्यास जी थे, मेरे हेडमास्टर रहे वो, तो वो क्या कवि सम्मेलन में जाया करते थे। तो नरेंद्र गौड़ हैं क्या, तो वो नरेंद्र गौड़ उनके मित्र थे, उन्होंने कि यार वर्मा जी को भी ले चलें अपन यार, तो यहाँ महिला मंडल में मुझे ले जाया करते थे वो। फिर थोड़े दिन तो अपन ने सुनी और फिर अपन खुद लिखने लगे, तो लिखते लिखते थोड़ी तुकबंदी आ गई तो कविता लिखने लग गए। तो वहाँ पर आकाशवाणी वाले ने कहा कि भाई अगर माँ बाप कविता लिखते हो तो हमारे आकाशवाणी पे एक बार बुला लें आपको। बुला लिया उन्होंने, तो 7 कविता मेरी आकाशवाणी पे प्रकाशित हुई। आपने कोई सी भी ऐसी फील्ड छोड़ी नहीं है मतलब जिसमें अगर आपको लगता है कि 1% भी कुछ हो सकता है, तो आपने उसको एक्सप्लोर करा है और उसमें भी आप हमेशा टॉप आए हैं। तो ये वाकई में मतलब ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता, मतलब वाकई में आपके पास हर चीज़ की कला है और आपका ब्रेन, आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ड्राइंग के प्रति मेरी शुरू से बचपन से रुचि थी। और पहले क्या था आपको मालूम है, गांव में एक कोठिया रहती थी जिसमें अनाज भरते थे अपन लोग। तो 3-4 कप में अपन वो रंग वंग करके एक काड़ी में, उसकी माचिस की काड़ी में लगा के रुई, और पहले पेंसिल से मैं उसके ऊपर शंकर, भगवान शिव, भगवान गणेश, सरस्वती जी, ये 3 मेरे इष्ट रहे शुरू से। क्या तो इनको कोर के और फिर मैं बना देता था। इसके बाद में फिर वो रंग भर देता। तो वहाँ कोठी पे मतलब भगवान शिव, सरस्वती जी और गणेश जी, जैसे कोठी के ऊपर मैंने, जहाँ हमारे यहाँ मेहमान खा बनाते बैठते, तो वो बना दिया। तो मेरे पिताजी ने 5 साल तक उन कोठियों को लिपने नहीं दिया। लिपते थे पहले, उनको लिपने दिया कि भाई छोरे ने इतनी मेहनत से बनाई। कोई भी मेहमान आते थे घर पे चाय पीने बिठाते थे तो वो बताते थे देखो हमारे छोरे ने पैर से बनाया है ये। क्या तो वो जब से मैं मतलब पेंटिंग भी करता हूँ, ड्राइंग। और फिर दिल्ली में एक बार निर्भया कांड हुआ था, तो अवनीश त्रिवेदी अपने पत्रकार है, भास्कर के वो कैमरामैन है, वो मेरे से आया, वर्मा जी यार एक काम करिए, आप इसके ऊपर एक रंगोली बनाइए। तो मैंने अपनी छत के ऊपर निर्भया के जो मतलब जो उस समय पेपर में छपते हुए पेपर आते थे, उसके ऊपर एक रंगोली बनाई थी मैंने। वो भी पेपर में, पेपर कटिंग है मेरे पास, वो निर्भया के ऊपर बनाई थी रंगोली, पेड़ से ही। हाँ हाँ, उसमें मैंने क्या कोन बनाया, उसको नीचे से उसका थोड़ा छेद काट के कैंची से, और उसमें से वो निकले कलर इस तरह करके। और कुछ चलनी, जो चाय छलने की चलनी रहती, चाय जिससे छानते अपन, उससे उसको भर दिया। अच्छा, ये सब जो चल रहा था, आपको एक प्रकार से फेम मिल रहा था, हर
तरफ से प्रशंसा, आपके पेपर में फ़ोटोज़ आ रहे हैं, आपके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सब देख के आपके मम्मी पापा को कैसा लगा? मैंने जो पहली मुलाकात, जब आपको सब कुछ फेम मिल चुका था, उसके बाद जब आप मुलाकात होती है तो क्या बातचीत होती है फिर? पेरेंट्स को तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक बच्चा यदि अच्छे फील्ड में आगे बढ़े तो उनको जीवन में उनका जीवन सफल है। और एक बच्चा यदि मान लो बुरे फील्ड में आगे बढ़ता है तो माँ बाप जीता जी मर जाते हैं। क्या यदि मान लो कोई चोरी में पकड़ा गया, सजा हो गई उसकी, या कोई कोई मतलब लड़की को छेड़ने में पकड़ा गया, उसमें हो गई, काम आ गया, तो बापा तो जीते जी मर गया था। उनने की उनकी जो भी थी वो बच्चा उसको उनकी मतलब बनी बनाई को बिगाड़ देता है। और अगर मान लो कोई भी व्यक्ति, अम्मी मेरे मतलब इतनी कंडीशन जी के दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उस बच्चे ने माँ बाप का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करा, तो माँ बाप को इससे बड़ी कौन सी खुशी, इससे बड़ी कौन सी खुशी? जैसे आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जब आपका नाम आया था तो आपने सबसे पहले माता पिता को बताया होगा उस टाइम? हाँ। तो उनके क्या लफ्ज़ थे मैंने आपके प्रति? मैं ग्रामीण क्षेत्र में ही पैदा हुआ, ग्रामीण में बड़ा हुआ, तो वो तो राष्ट्रपति पुरस्कार के क्षेत्र में इतना डीपली जानते नहीं थे। उन्होंने कि ठीक है इसको कोई सम्मान मिल रहा होगा, पर उसकी उसकी कदर जिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पहुँचे व्यक्ति है, जो टीचर्स वगैरह, उनको मालूम है कि राष्ट्रीय पुरस्कार क्या चीज़ होती है, राष्ट्रपति पुरस्कार। तो उस समय उनकी खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे हमारे पिताजी को। जब मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा था तो मिसेज हमारे साथ थी, तो पहली बार जब मिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिला था, तो सारा सदन खड़ा था, विज्ञान भवन में मिला था। और जब सारा सदन के लोग खड़े होकर क्लेप कर रहे थे और ये खड़ी नहीं हुई थी, बैठी थी आराम से, तो वहाँ के मीडिया वालों ने इनसे पूछा था कि आपके मिस्टर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है, सारा सदन तालियों गिड़गिड़ाहट कर रहा है, तो आपको इतनी खुशी नहीं हो रही क्या? तो मैंने उनसे कहा था, मैं कि सर देखो ऐसा है, इसको कुछ अलग से नहीं लग रहा है कि कोई खास है, ये तो बात यह है कि जो मलयागिरी की बिल्ली रहती नहीं, वो चंदन को भी जला देती है, वहाँ वो चंदन की वैल्यू नहीं समझती। और यह मतलब जैसे आप देख रहे हो तो आपको हर चीज़ अजीब लग रही है कि सर कैसे दाढ़ी बना लेते होंगे, सर कैसे कंघे कर लेते होंगे, सर मतलब खाना कैसे खा लेते हैं, आपको अजीब लग रहा है। तो उन लोगों को मैं लगा कि जिनके दोनों हाथ और एक पैर नहीं है, वो व्यक्ति इतना काम कैसे कर लेता होगा, उनको ऐसा लग रहा था। वो बड़े मतलब प्रधानमंत्री खुद मेरे को ऐसे बाहों भर करके थपके दे रहे थे, वो भूल गए थे मुझे छोड़ना। तो वहाँ का जो पेपर है दिल्ली का, उनमें छपा बहुत कि भारत के प्रधानमंत्री एक स्कूल शिक्षक को गले लगा के भाव विभोर हो गए, छोड़ना ही भूल गए, वो थपकियाँ दे रहे थे, बाद में बोलिए छोड़ना भूल गए, इतने भाव विभोर हो गए थे। वो सहज और सरल व्यक्ति थे। अच्छा, आपको 2 बार मिला है और 2 ही बार अलग अलग कामों के लिए मिला है? पहले जो मिला था 1998 में, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से मिला था। ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति या संस्था जो कार्य करती है, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं। तो वो 1998 में मुझे मिला था। और 2007 में जो मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक अद्वितीय कार्य करते हैं, अद्वितीय, उनको दिया जाता है। तो वो 2007 में मिला था राष्ट्रपति पुरस्कार। इनके द्वारा मतलब उस टाइम दिया गया? पहले जो मिला था वो भी मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाना था, लेकिन वो एट ए टाइम राष्ट्रपति जी उस दिन थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, तो फिर वो प्रधानमंत्री के हाथों दिया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मिला था 1998 में। और दूसरा जब शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला मुझे, तो ये प्रतिभा जी पाटिल के द्वारा दी। अच्छा, आपके फोटोज में डॉक्टर मनमोहन सिंह सर के साथ भी? डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। जिनको नेशनल अवार्ड मिलता है उनको एक दिन पहले प्रधानमंत्री भोज देते हैं, उनके बंगले पे जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं वहीं उनको उनकी तरफ से एक दिन भोज होता है। तो प्रधानमंत्री उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, और साथ में मंत्रालय के सारे मंत्री वगैरह वगैरह रहते हैं, और करीब करीब नीनी करके वो मतलब 1500 लोगों का खाना होता है, और वीआईपी वगैरह सभी रहते हैं। मनमोहन सिंह जी के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ? हाँ हुआ ना, मनमोहन सिंह जी के साथ ही खाना खाया एक दिन में। हाँ, कि आपने अटल जी के साथ का जो किस्सा बताया, ऐसा कोई किस्सा उनके साथ भी है? उन्होंने भी मतलब क्या, जैसे ये अपनी चेयर ऐसे सब लोगों के लिए चेयर लगी हुई थी,
तो आम लोगों की तरह हम लोग बैठे थे। तो मनमोहन सिंह जी जैसे सबसे आते तो वो ऐसे हाथ मिलाते हुए, जैसे अपन अपने कोई आते थे तो मेहमान तो अपन हाथ मिलाते, ऐसा प्रधानमंत्री खुद चल के आता है अपने पास, वहाँ उनके मेहमान रहते हैं। अपन प्रधानमंत्री स्वयं चल के आते हैं अपने पास, और वो अपन उनके मेहमान रहते हैं तो वो अपने से आते हैं, तो अब मिलाने आते हैं, हाथ तो मैंने से हाथ मिलाया। तो मेरे देखा तो नहीं कि इनके लिए अलग से चेयर व्यवस्था क्यों नहीं करी आप, राष्ट्रीय मंत्रालय के जो इन लोग रहते हैं उनके इनके लिए इनसे अलग से विशेष चेयर इनके लिए लगाई, इनको दिक्कत नहीं आना चाहिए बिल्कुल। तो 2007 में आपको मिला था जब 2007 में जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था तो प्रतिभा जी पाटिल थी उस समय। तो उस समय भी मतलब मैं एक पैर से चल के नेशनल अवार्ड लेने गया, तो वहाँ से देखा उन्होंने, तो राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल रहता है, राष्ट्रपति सीढ़ी से मतलब स्टेज से उतर के कभी किसी को सम्मानित नहीं करते। राष्ट्रपति से नीचे उतर कर मतलब राष्ट्रपति ने सीढ़ियों से उतर करके मतलब मुझे सम्मान किया था सीढ़ी से उतर के नीचे, प्रोटोकॉल तोड़ के। तो ये तो काफ़ी चर्चित भी हुआ, चर्चा बहुत हुई, इसकी बहुत चर्चा हुई थी क्योंकि उनका प्रोटोकॉल रहता है। फिर अनेकों हर जगह जगह पर आपको सम्मानित किया जाता है। जहाँ पर भी एजुकेशन सेक्टर की बात आती है वहाँ पे मतलब आपके पास तो हज़ारों प्रशंसा पत्र होंगे, हज़ारों सर्टिफिकेट्स होंगे। आपने बताया बहुत सारी बुक्स वगैरह भरा चुकी है मतलब बहुत हो गया कि हाँ। तो सर अभी आपका पूरा जो जीवन हमने थोड़ा थोड़ा टच करा है, अभी आप आगे क्या सोचते हैं, मतलब अभी आपके मन में क्या चलता है कि अभी मैं और क्या कर सकता हूँ, या अभी आप सिर्फ प्रेरित करते हैं सभी को, अभी का क्या प्लान है मतलब आगे का? देखो मेरी शुरू से प्रेरणा लोगों को प्रेरित ही करने का रहा है, और इसको देखते हुए शाहजहाँपुर जिले के कलेक्टर जो बनोट साहब रहे हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में मुझे बुलाया। उन्होंने कहा भाई आपको जिले का आइकन हम मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, और आपको जिले के समस्त दिव्यांग व्यक्ति जितने भी हैं उनको मोटिवेट करना है, और इनको मतलब क्या है कि वोट डालने के लिए प्रेरित करना है, और उनको जीवन मतलब उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसका क्या अपन हल कर सकते हैं ये हम आपसे ही राय लेंगे। जब भी मीटिंग होती है दिव्यांग से संबंधित तो वो मुझे ही बुलाते हैं, और जब कोई भी दिव्यांग से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है मैं उनको मतलब बताया मैंने, जैसे रैंप के बारे में बताया कि रैंप कैसे होना चाहिए, कितना ऊंचा है, कितने साइड से होना चाहिए, ऐसा सारा बताया उनको। इसके बाद में और दिव्यांगों को अपन क्या सुविधा दे सकते हैं, पोलिंग सेंटर पर छड़ी दे सकते हैं, और कुछ की छड़ी की ज़रूरत है क्या, उसको ट्राईसिकल से ले जाएं, और ये तो वो सारी चीज़ उनका अपने तरीके मैंने क्या सारी इनकी जो मंदबुद्धि बच्चे हैं ना इनके बारे में मैं मतलब सेमिनार भी करके आया हूँ बहुत से, जबलपुर जा कर के, भोपाल जा कर के, जाकर इनके सेमिनार भी मैंने अटेंड करे हैं, और इन लोगों का जैसे मंदबुद्धि इनको कैसे क्या अपन मोटिवेट कर सकते इसके बारे में भी मैंने सेमिनार करे हैं। तो इसका राष्ट्रीय न्यास का शाहजहाँपुर जिले का प्रतिनिधि 1998 से हूँ मैं, 1990 से। तो मतलब आपका पूरा आगे का पूरा प्लान इंस्पिरेशन का ही है और शुरू से यही चला आ रहा था। सर अब हम इसको समाप्ति की ओर ले जाएंगे, और आपसे हम बहुत इंस्पायर होते हैं आपकी कहानी से कि आपने कैसे आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया, और ज़िंदगी के हर एक पल में आप आपके लिए कैसे लड़ें, और आप बताते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह तो आती रहेगी। प्रॉब्लम तो आती है। अब जैसे मैं पहली बार पढ़ने गया अभयपुर में गया, तो वहाँ क्या क्या पहले कोई इतनी सुविधा थी नहीं, तो हम लोग क्या था वो बुरादे की सिगड़ी रहती थी, तो बुरादे की सिगड़ी के लिए सुनेरा आते थे 3 पहिए की साइकिल से बुरादा लेने के लिए, बुरादा ले जाते थे, सिगड़ी में बुरादा भरते थे, एक डंडा लगाते थे उसको, कई बार गिर जाती थी वो वापस भरते थे। और मेरा छोटा भाई जैसे तैसे करके, छोटा बहुत था तो थोड़ा बहुत आटा गूंद लेता था, पैर से रोटी बनाता था, पैर से रोटी तक बनाई है मैंने। हाँ ये सब इसके सारे फोटो
नटवरलाल जी मार साहब ने फ्री है, उस दिन अपन फ्री प्रेस गए थे ना, तो आज से 30-35 साल पहले नटवरलाल जी मार साहब ये फ्री प्रेस में मतलब पूरे 2 पेज छाप चुके थे मेरे फ्री प्रेस में, अभी भी रखी है मेरे पास। खाना बनाते हुए सारे काम करते हैं मेरे। तो ये देख करके एक कंचन बाग में एक जाजू परिवार था, तो मेरा पेरा पहली बार में आया था, तो वो शायद इंग्लिश पेपर पढ़ते होंगे वो, तो मैं उस समय हायर सेकेंडरी में अच्छे नंबर से पास हुआ। जाजू परिवार आया मेरे पास गाड़ी लेकर, उन्होंने ढूंढा मेरे को जहाँ रहता था, और उसके बाद में उन्होंने मुझे पूना भेजा था कि हम आपका अपनी कंपनी की तरफ से पैर लगवाना चाहते हैं, हाथ लगवाने। तो मैं पूना गया, 3 महीना तक पूना रहा, दोनों हाथ और एक पैर लगवाया। वानवाड़ी में है इसका, और मिलिट्री वाले विशेष करके मिलिट्री के लोगों के लिए है वो, अपना तो वीआईपी कोटे में लगता है नंबर, तो उनने लगाया था उनकी तरफ, दोनों हाथ और पैर लगाए। जब मेरा मेजरमेंट देने लगा नाप, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह है जो है उनने कहा था सर आप फालतू बना रहे हो, हमको तो क्या पैसे मिलेंगे इसके, पर आप जो बना रहे हो फालतू बना रहे हो, आप तो सारे काम है। वहाँ जब मेजरमेंट लेते थे मैंने कि सर ये आपके बटन खोलना पड़ेंगे, तो मैंने फटाक से बटन खोले, तो खुटी टांग दी, शर्ट पेंट खोला और खुटी टांग दी। वो देख अचंभित हो गया, यार तो फटाक इनने कर लिया सब काम। उन्हें किसी ने कि अपने को खोलना पड़ेंगे इनके बटन क्या, तो उन्होंने कहा सर ये आपके लिए यूजलेस रहेंगे, आप भले बना लो। फिर बनाए मैंने, और हाथ बनाए, पैर बनाए, और बनाए। वो ट्रेनिंग करते हुए 3 महीना उसकी ट्रेनिंग ली, सारे काम करते था उस समय, नल चलाना सब, और ड्राइव करना, गाड़ी भी ड्राइव कर देता था, 4 व्हीलर। हाँ वो भी सीख, वो मतलब बैठते साथ में थोड़ा सा, पर वो मतलब करना सब सिखाते, नल खोलना, खाना खाना, सारे काम सिखाते हैं उनसे, वर्किंग हैंड है वो मेरे लिए। तो फिर मतलब पैर से मैं लिख लेता हूँ तो सपाटा से, तो उनकी जो हैबिट ही नहीं पड़ी, पड़े हो तो खराब हो गया। मतलब दिक्कतें तो आनी ही है, और आपने उनको जिस प्रकार से टेकल करा, तो मतलब आपका जो थिंकिंग रहती है, तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको कुछ आप 4 या 5 ऐसे स्टेप्स कि हमको दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए। आजकल भी जैसे बहुत सारी इंस्पिरेशन के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कुछ बुक्स वगैरह मिल जाती है, तो आपने कैसे इंस्पिरेशन ली, आपका क्या माइंडसेट है, और कुछ उन पूरे यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जितने भी दर्शक आज देख रहे हैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रकृति के अन्य जीव हैं, जैसे मान लो कोई जलचर है, थलचर है या उभयचर है, सब अपने अपने अंगों का उपयोग करते हैं, लेकिन सबके अपने अपने अंग रहते हैं अलग। किसी का एक अंग अगर खराब हो जाता है तो हमको उसका निराश नहीं होना चाहिए, उसका दूसरे अंग का उपयोग करो। जैसे मान लो उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की यदि एक आंख खराब हो जाती है, तो एक आंख को लेके नहीं बैठे वो कि अपन तो गए काम से, एक आंख का उपयोग करें। क्या आपने देखा होगा सूरदास जी दोनों आंखों से अंधे थे, सूरदास जी दोनों आंखों से अंधे थे, फिर भी उनने अपनी जो अंतर्दृष्टि है उसका उपयोग किया, और वो मानवीय एक विश्व प्रसिद्ध कवि हुए। उनके बारे में कहा गया, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्यो सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। मतलब सूर्य को सूर्य की उपाधि दी है, सूर्य की उपाधि, जो सूर्य क्या पूरे जगत को दिखाता है। जिस व्यक्ति की आंख नहीं है उसको उन्होंने काय की उपाधि दी, सूर्य की। तो आंख नहीं होने के बाद भी वो एक सूर्य के समान बने। वो अपने कविता के क्षेत्र में ये अपने अंतर्दृष्टि का उपयोग किया उन्होंने, बाह्य दृष्टि नहीं थी तो अंतर का, मतलब जो चीज़ अपने पास उपलब्ध है उसका उपयोग करो। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि आप जो चीज़ें ना हैं उन पे ध्यान ना दें। जैसे आजकल बच्चों को बड़ा रहता है कि आईफोन होना चाहिए तो ही हम उससे पढ़ेंगे या कुछ भी काम करेंगे, जो कि आजकल ज़्यादा कल्चर चल रहा है। ये हमारे पास वो वाली बुक्स होनी चाहिए, जो भी है आप पहले उसको ख़त्म करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। कि जब मुझे एमए इंग्लिश करना था, तो उस समय हमारी कंडीशन ऐसी थी नहीं, बहुत किताबें आती है, बहुत ज़रा पोथन न रहता था, तो हमारे पास किताबें के पैसे थे नहीं। तो हमने क्या करा था, एक व्यक्ति थे मतलब खड़ी में ढोड़िया जी करके, उन्होंने एमए इंग्लिश किया था, तो उनके भाई हमारा दोस्त थे, हमने उनसे कहा यार कि तुम्हारे भाई की किताब हमको दे दो यहाँ, तो पूरी पुट्टल बांध के वो घर पे पट गए थे।
तो वो पुस्तक मांगी पुस्तक से हमने एमए इंग्लिश किया। और मैंने ही तो किया जो किया, अभी हमारे मित्र गिरिराज जी है, हमने दोनों ने किया उस किताब। वो किताब जी गिरिराज जी पढ़ लेते, वो किताब फिर मैं पढ़ लेता। ऐसे करके बहुत बार आप देखना होगा बड़े बड़े लोग आज उनका नाम चलता है, अरुण शर्मा माओ भंडार वाले, दिलीप भावसर है, ये ऐसे बड़े बड़े करोड़पति के बेटे मेरे मेरे दोस्त रहे। तो उनको क्या वो गाइड खरीद लाते थे। हमारे पापा इतने सक्षम थे नहीं कि हमको गाइड खरीद दे, तो वो क्या लाया खरीद कर पढ़े थोड़ी। तो हम कहते यार तुम जब रात में जब नहीं पढ़ते हो ना, जब तुम्हारी गाइड देते ना हमको, तो उनकी गाइड ले लेते, हम याद कर लेते। अपनी समस्या का खुद ही अपने को ही निवारण करना है। हर जगह जहाँ व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ राह मिल जाएगी आपको, मदद करने वाले मिल जाएंगे। अगर मान लो रोड पे खड़ोगे तो आपको लिफ्ट देने वाला मिल जाएगा, रोड पे जाओगे नहीं तो लिफ्ट देने वाला घर में थोड़ी घुसेगा। एक कदम उठाना जरूरी है। तो अपन देखते ही चींटी बार बार चढ़ रही है दीवार पे, बार बार चढ़ रही, थोड़ी बार इतनी चढ़ेगी गिरेगी, इतनी चढ़ेगी गिरेगी, इतनी चढ़, तो एक बार देखेंगे वो ऊपर आपको दिखाई देगी, और वो प्रयास करेगी जब भी तो सफल होगी। प्रयास कर, ट्राई एंड ट्राई वी विल सक्सेस। सर की ये कहानी से हम इंस्पायर होते हैं और सर के साथ हम आगे भी बहुत सारे सेशंस करेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। आज तो हमने सिर्फ ऊपर से थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक को टच करा है, और जब भी सर को टाइम मिलेगा और हमें सर के साथ ऐसा मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आगे भी आपको अलग प्रकार से मोटिवेशन इंस्पिरेशन की चीज़ें आपको बताएंगे। और सर मैं थैंक यू करता हूँ, क्योंकि अभी तक जैसे हम भी पॉडकास्ट अभी नया शुरू करा है, तो करीबन मैं सर 78 लोगों के पास गया हूँ, और जिस प्रकार से आपने हाँ करी थी कि आप रेडी हो गए थे तुरंत, इस उम्र में भी आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं, वो मुझे और किसी के व्यवहार से लगा नहीं था। मतलब मुझे किसी ने हाँ करा, किसी ने मना कर दिया, किसी ने टाइम डिसाइड हो गया है और एंड को टाइम पे मना कर दिया। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को समझा, और क्योंकि आपकी लाइफ भी उसी चीज़ से गुजरी है, कहीं ना कहीं आपने भी कुछ चीज़ें हम में देखी होगी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि आप हमसे मिलेंगे। और आपसे पहले तो मैं सर जब बात कर रहे थे तो उनकी आंखों से उनकी जर्नी देख रहा था। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो, पूरी कहानी से आप इंस्पायर हुए हो। और इसी के साथ हम मिलेंगे हमारे अगले शो में। सर आप कुछ अंत में बोलना चाहेंगे? 2 लाइन कुछ, मतलब कविता जो आपने लिखी हो, जो इंस्पायर करती हो कुछ। अंत में मैं कविता तो क्या बताऊँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि नयन जी, आपने जो ये मेरी कहानी इस पे क्या यूट्यूब पे आएगी ना? हाँ सर, ये यूट्यूब पर भी आएगी और स्पॉटिफाई करके एक ऐप है, हाँ, जो जिस भी ऐप पे या यूट्यूब पे आएगी। और इस कहानी को पढ़ करके जो व्यक्ति जीवन से निराश हो चुके हैं, और आज जरा जरा से समस्या लोग जरा से समस्या में कोई पॉइजन ले लेता है, क्या डूब के मर जाता है, या कोई व्यक्ति रेलवे से कट के मरता है, अगर वो थोड़ा सा इससे इंस्पिरेशन होकर के आगे बढ़ता है, या जीवन में अपन उसको निराशा को छोड़ करके आशा की ओर बढ़ेगा, तो मतलब नयन जी आपने एक बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया है उसके लिए, बहुत बड़ा यज्ञ में आपने काम कराया है। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्योंकि व्यक्ति कभी किसी को एक दिन का खाना देता है तो वो एक दिन की भूख मिटाता है। अगर व्यक्ति को अगर आपने किसी को रोजगार दे दिया तो वो जीवन भर उस रोजगार से अपना पेट पाल लेता है। और यदि व्यक्ति अंदर से ही अगर निराश हो गया है, उसको अगर आपने वापस प्रेरणा दे दी और वो निराशा को छोड़कर आसान में जीवन जीने लगता है, तो वो व्यक्ति फिर कभी हार नहीं मानता है जीवन। कई व्यक्ति देखे होंगे आपने, निराश हो चुके लोग पागल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी कभी कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं क्या, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर।